दोस्तों, जो बनारस के सिविल जज साहब ने एक ऑर्डर किया है ज्ञानवापी मस्जिद में, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इसका कानूनी पहलू क्या है, जरा इसको समझाएं, क्योंकि देश के लोग जानना चाहते हैं। तो इसलिए मैं पूरे जजमेंट को ध्यान से पढ़ने के बाद और तमाम कानूनों को पढ़ने के बाद जो इससे रिलेटेड हैं, मैं आज आपके सामने मुखातिब हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है देश के फलाह के लिए भी, और जो देश के अंदर जितने भी हम लोग रहते हैं उन सब के लिए भी। तो इस पर बोलना जरूरी है यहां पर, ताकि सही तरीके से लोग समझ सकें कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में यह फैसला क्यों आया है, क्या यह फैसला लीगल है, क्या सिविल जज साहब को इस तरह का कोई भी फैसला करने का अधिकार है, इस पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून क्या हैं, इस पर हमारा संविधान क्या कहता है। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है जो भी लोग सुन रहे हैं इसको, कि इसको शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर बात यहीं तक रह जाएगी, बात पूरे मुल्क तक शायद नहीं पहुंचेगी। और हमारा मकसद है सही बात पूरे मुल्क तक पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे। हम काफी वक्त से ये चीज देख रहे हैं कि किस तरह से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है, दरगाहों को, खानकाहों को निशाना बनाया जा रहा है। चाहे वो कोरोना में तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया हो, या अभी रिसेंटली दिल्ली में लाल मस्जिद को निशाना बनाया गया हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मथुरा में भी जो ईदगाह का मामला है, उसमें भी लगातार इस तरह की कोशिशें होती रहती हैं। तो आखिर यह सब आज की डेट में क्यों हो रहा है और कानून दरअसल क्या कहता है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि शेयर करें और अपने जज्बातों में ना बह करके थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि बार बार मैं ये कहता हूं कि कानून के अंदर तमाम रास्ते हैं, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ जगहों पर कानून गलत लोगों के हाथ में आ जाता है, तो बहुत सारे मौके ऐसे भी आते हैं जहां पर कानून सही लोगों के हाथ में होता है और उसका सही तरीके से वो लोग इस्तेमाल करते हैं इंसाफ करने के लिए। देखिए, एक कानून बना था 1991 में, जिसको कहा जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 1991 में वो कानून बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और जिसके अंदर दो प्रावधान किए गए थे। एक प्रावधान तो यह था कि जितनी भी इबादत गाहें हैं, चाहे वो किसी भी मजहब की हैं, अगर वो आजादी के दिन तक मौजूद हैं, यानी जिस दिन देश आजाद हुआ है, वो जिस हालत में मौजूद हैं उसी हालत में वो रहेंगी। उनको कोई भी डेमोलिश नहीं कर सकता, उनको कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसमें दो प्रावधान किए गए कि इसमें 1947 में जब देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, जितनी भी इबादत गाहें हैं, सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाबरी मस्जिद को निकाल दिया गया था इसमें से। उसके अलावा जितनी भी हैं वो कभी भी किसी भी तरह से स्क्रूटनी में नहीं आएंगी। यानी कानून के अंदर साफ लिखा था कि जितनी भी इबादत गाहें हैं वो किसी भी तरह की स्क्रूटनी में नहीं आएंगी, कोई सर्वे नहीं होगा, कोई तोड़ा नहीं जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि वहां पर पहले क्या इबादत गाह थी, क्या नहीं थी। और साथ में क्या प्रावधान कर दिया इसके अंदर कि किसी भी इबादत गाह, कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, इबादत गाह, तमाम इबादत गाहों पर किसी भी इबादत गाह के रिगार्डिंग कोई भी केस किसी भी अदालत में नहीं चलेगा। किस बात का कि साहब वहां पर मंदिर था या मस्जिद थी या ये था या वो था, कोई केस नहीं चलेगा। और केस कोई इस तरह का फाइल होता है तो उस केस को फौरन
कोर्ट से दरखास्त ये करी गई, एक्ट के अंदर ऑर्डर दिया गया कोर्ट्स को, कानून बनाया गया कि कोई भी इस तरह केस अगर डाला जाता है तो उसको फौरन निरस्त कर दिया जाए। तो जब बड़ा साफ कानून बना दिया गया 1991 में, और इस कानून को रिव्यू करने के लिए बहुत सारी पिटिशंस डाली गई। उससे पहले चाहे जफर इलियास वाला केस रहा हो या बाबरी मस्जिद वाले केस में, खुद बाबरी मस्जिद वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को वैध करार दिया, यानी यह कानून पूरी तरह से लीगल है। और उसमें भी इस कानून के ऊपर एक दो बार नहीं, बहुत बार उस ऑर्डर में कमेंट किए गए। और इस कानून के हवाले से चूंकि और मस्जिदें हैं या और इबादत गाहें हैं पर कोई खतरा नहीं है, एक बाबरी मस्जिद की बात है, हम बाबरी मस्जिद के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, और चूंकि बाकी इबादत गाहों के लिए 1991 का यह कानून है, इसलिए कोई इसमें डरने की बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को वैध करार दिया, यानी ये कानून लागू रहेगा। जब ये कानून बना तो उसमें एक एमपी साहब ने बाकायदा ये कहा कि हम ये कानून क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भारत एक सेकुलर मुल्क है, भारत किसी मजहब का मुल्क नहीं है, भारत कोई हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या सिख राष्ट्र या क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं है। भारत एक सेकुलर मुल्क है, भारत विज्ञान का मुल्क है, भारत एक मॉडर्न कंट्री है, और भारत में चूंकि तमाम मजहबों की तमाम बातें हैं, सबकी इज्जत है, तो इसलिए पुरानी हम बातों को नहीं छेड़ेंगे। 1947 से पहले की किसी भी बात को हम नहीं छेड़ेंगे किसी भी कीमत पे। इसीलिए ये एक्ट बना, बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर ये बात हुई, और इस चीज को जो एमपी साहब ने ये अपना बयान दिया, इस चीज को बाकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है इलियास वाले केस में, कि ये कानून एक खूबसूरत कानून है, और इस कानून से हमारी जो गंगा जमुन तहजीब है वो बरकरार रहती है, हम हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह सकते हैं, और हम हिंदू मुस्लिमों का चूंकि ये मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का ये मुल्क है, उसमें तमाम मजहब के लोग हैं, तो इसलिए कोई भी लोगों के अंदर जरा सी विद्वेष ना हो, इसलिए कानून बनाया गया। अब आप देखिए, जब ये कानून है, और कानून की डायरेक्ट, कानून किसने पास किया? पार्लियामेंट ने पास किया, और कानून की समीक्षा किसने की? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की। तो सिविल जज साहब क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही बड़े हैं? सिविल जज तो सबसे निचली वाली कोर्ट होगी ना, या सिविल जज साहब पार्लियामेंट से ही बड़े हैं जो उस कानून के खिलाफ इस केस को चला रहे हैं? तो इस कानून के खिलाफ तो केस नहीं चलाया जा सकता। और सर्वे का ऑर्डर करना ऊपर से ये कहते हुए कि साहब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होनी चाहिए क्योंकि देश ही जानना चाहता है। अरे भाई, देश जानना चाहता है, इस चीज पर तो उस दिन फुल स्टॉप लगा दिया गया था जिस दिन यह कानून पास हुआ था 1991 में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समीक्षा करी, बार बार समीक्षा करी, और यह पाया कि यह कानून पूरी तरह से लीगल है, वैलिड है, वैध है। तो पार्लियामेंट जब पास कर रही है कानून, वो तो कह रही है 1947 से पहले कोई बात ही नहीं करेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी 1947 से पहले की बात ही नहीं करेंगे हम। तो सिविल जज साहब कौन सा कानून पढ़ के आए कि इन्होंने कहा कि नहीं साहब हम सर्वे करवाएंगे चूंकि लोग जानना चाहते हैं। वो कौन से लोग जानना चाहते हैं? एक क्वेश्चन इसमें यह भी था कि सर्वे की जो आपने एप्लीकेशन लगाई है वो किस कानून के तहत लगाई है? कोई कानून का मेंशन नहीं किया। खैर, ऑनरेबल सिविल जज साहब ने लेकर आए कि साहब सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का वो करता है, तो मैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। कमाल की बात यह है कि सिविल जज साहब साथ साथ ये लिख रहे हैं कि साहब ये बात तो सही है डिफेंडेंट की, यानी कि जो मस्जिद है उसके वकील की, कि जब तक के कोई भी और एविडेंस इस बात का ना आ जाए कि वहां पर मंदिर था या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, जब तक आप कोई भी सर्वे नहीं करवा सकते हैं। ऑर्डर 26 में सीपीसी में जहां कमीशन का ऑर्डर होता है, वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए नहीं हो सकता, सप्लीमेंट करने के लिए हो सकता है सिर्फ। और ये सिविल जज साहब भी मानते हैं सप्लीमेंट होने के लिए हो सकता है। लेकिन सिविल जज साहब क्या कहते हैं, जो बिल्कुल सही बात भी कहते हैं कि साहब ये बात तो 1669 की है, जब मंदिर को तोड़ा गया, तो उस वक्त तो लोग मौजूद नहीं होंगे, हम कहां से एविडेंस लेके आएंगे? जब प्लेंटिफ इसके अंदर डेट बता रहा 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी किया, तो कम से कम वो फरमान तो रिकॉर्ड पर होगा ना। वो फरमान कहां है? या विक्रमादित्य जी ने इसको बनवाया था 2050 साल पहले, उसका भी तो कोई ना कोई सबूत होगा, हिस्ट्री में कुछ ना कुछ होगा उसका, वो सबूत कहां है? या मुगल एम्परर अकबर ने इसको बनाने के लिए यहां पर इसी जगह पर जगह दी थी, या मस्जिद के लिए मंदिर बनाने के लिए पैसे दिए थे, उसके भी तो कोई शासन ने आदेश किए होंगे, वो आदेश कहां है?
अगर ये सारे आदेश हो और साथ साथ 1991 का वर्शिप एक्ट ना हो, दो चीजें कह रहा हूं मैं, वर्शिप एक्ट ना हो अगर, या वर्शिप एक्ट को गैर कानूनी करार दे दिया होता, तब भी सिविल जज साहब ये ऑर्डर नहीं कर सकते थे और सिर्फ उस कंडीशन में कर सकते थे जबकि कोई और एविडेंस आ जाता। खुद ये बात सिविल जज साहब अपने ऑर्डर में कह रहे हैं। हां जी, ये बात तो सही है, और एविडेंस आने चाहिए, लेकिन एविडेंस हम कहां से लेके आएंगे, क्योंकि कोई उस वक्त तो जिंदा है नहीं। तो दोस्तों, चूंकि उस वक्त का कोई जिंदा नहीं है, इसीलिए तो इस चीज पर फुल विराम लगाया गया था कि आज बाबरी मस्जिद की बात है, बाबरी मस्जिद को उस पर से बाहर निकाल दिया गया था कि बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होगा। लेकिन चूंकि इस मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें चल रही थी कि साहब मथुरा भी हमारी, ताजमहल भी हमारा, और जामा मस्जिद भी हमारी, लाल किला भी हमारा, सब हमारा, और यहां सब जगह मंदिर थे जैसे, तो देश का क्या होगा फिर? तो इस देश को संभालने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को ताकतवर बनाने के लिए, ताकि ये देश दुनिया में सबसे ताकतवर बने। देखिए, एक घर के अंदर अगर 5 लोग हैं, वो पांचों लोग मेहनत करके घर को अगर वो सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं, मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, तो पूरा घर तरक्की करता है। लेकिन अगर उस घर के 5 लोगों में लड़ाई हो जाए तो पूरा घर तबाह हो जाता है। तो ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों के अंदर लड़ाइयां ना हो, ताकि लोगों के अंदर इस तरह की चीजें रोज नहीं आ जाए कि साहब बाबरी मस्जिद के पास में फिर मथुरा, फिर ताजमहल, फिर लाल किला, फिर जामा मस्जिद, तो सारी इबादतगाहें बंद कर दो भाई। इसलिए कानून बनाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार नहीं बारंबार इस कानून को लीगल करार दिया है। अभी मथुरा के लिए भी गए थे, बाकायदा इस कानून को डिक्लेयर कराने के लिए कानून इलीगल है, वो पिटीशन भी डिसमिस हुई, उसके बावजूद भी ऑर्डर कर देना। तो इसके अंदर 3 पहलू। पहली बात, 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसके तहत ये पिटीशन फौरन रद्द होनी चाहिए थी, नहीं करी, ये कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरी बात, जब तक वो कानून रद्द ना हो जाए आप कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं करा सकते थे, क्योंकि ये कानून मना करता है कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के बारे में, अगर वो 1947 के दिन वो मौजूद है कि वो कैसे अस्तित्व में आया। जब नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। तीसरी बात, अगर इन दोनों चीजों को निकाल दिया जाए कि साहब ये कानून कभी बना नहीं था, या ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत करार दे दिया होता, तब भी आप ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कर सकते थे जब तक कि कोई और एविडेंस रिकॉर्ड पे ना आ जाता इस बात का कि वहां पर कभी मंदिर था या मंदिर तोड़ा गया। तो आपका ऑर्डर ये चारों पहलुओं से गलत। ऊपर से आप कहते हैं, यानी कि जो जिसने भी केस फाइल किया वो कहते हैं कि साहब यहां पर ज्योतिर्लिंगे हैं, 12 में से 1 है। अगर यहां पर हैं तो फिर 13 हो जाते हैं, फिर 12 की जो हिंदू धर्म की मान्यता है वो तो खत्म हो जाती है। तो हिंदू धर्म तो नहीं कहता कि 13 हैं, क्योंकि 12 ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर यहां से कोई निकलेगा 13वां निकलेगा। हमें खुशी इस बात की है कि इसमें अपील फाइल होने जा रही है बहुत जल्दी, जिसमें बहुत सारे लोग अपील फाइल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुकदमे में पक्षकार होते हैं, एक प्लेंटिव डिफेंडेंट होता है, अपील भी उनके जरिए फाइल की जा सकती है। लेकिन चूंकि नेशनल इंपोर्टेंस का मैटर है, ये मुस्लिम और हिंदू का मैटर नहीं है, ये पूरे भारत का मैटर है। तो हमारी दरख्वास्त यह है कि इसमें भारत को, पूरे भारत को एकजुट होकर के इसमें कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हम भी इसमें अपील फाइल करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आप सब लोगों से एक दरख्वास्त ये करता हूं कि जज्बात में आकर के कोई भी गलत बयानी ना कर लें। कानून है और कानून पर यकीन रखिए। ये लोग जो कानून की अवहेलना कर रहे हैं, या कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, या संविधान की इज्जत नहीं कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह सलाखों के पीछे दिखेंगे, चाहे वो ताकतवर कितने भी हों। क्योंकि सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। जो संविधान दिया है हमें, हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसमें यह प्रावधान नहीं कर दिया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज पूरे देश को बेवकूफ बनाकर, या पूरे देश के एक पर्टिकुलर वर्ग को बेवकूफ बना करके आप सत्ता में आसीन हैं। लेकिन कल यही लोग आपसे पूछेंगे
कि आप सत्ता में क्यों हैं, और यही लोग आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे भी आएंगे। दोस्तों, मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन मैं कुरान करीम की एक आयत को कोट करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि तमाम लोग टोटे में, खसारे में, नुकसान में हैं, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो हक पर रहते हैं, ईमान वाले हैं, हक पर रहते हैं और सब्र करते हैं। तो आप लोग और हम लोग सिर्फ यह है कि हक पर रहें, सब्र करें और कानून का पालन हो, कानून का राज हो, कानून के जरिए ही सब कुछ हो, कानून के मुताबिक हो। इस चीज को करने के लिए चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ जाएं, उनके लिए तैयार हम भी हैं और आप भी रहें। तो दोस्तों, इसमें ज्ञानवापी मस्जिद वाले मामले में मैंने जो भी कुछ आपको कहा है, अगर आपको लगता है कि ये चीजें दूसरे लोगों ने भी जाननी चाहिए, पूरे मुल्क ने जाननी चाहिए, तो आपसे दरखास्त मैं करूंगा कि इसे शेयर करें, अपने अपनी वॉल से शेयर करें या यूट्यूब पे चलाएं, जैसा आपका मन है ऐसे करें इसको, लेकिन हक की बात है, सब तक जाननी चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अस्सलाम वालेकुम।